कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी यूपी पीसीएस मेंस की, और जिनका यूपीएससी का मेंस है वो भी अच्छे से तैयारी कर पा रहे होंगे। काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं, मैंने देखा कि जिनका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो पाया है, और बहुत बच्चे हैं कि जिनका दोनों में हुआ है। समझ में नहीं आ रहा फोकस किस पे करना है। मेरी भी वही हालत है इनफैक्ट। ये कि और जिन बच्चों का सैडली नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ज़िंदगी हमेशा मौके देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला भी था आपको कि 2-3 दिन आराम से रेस्ट लीजिएगा और उसके बाद सारी चीज़ें आप लोग आराम से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो अभी मुझे मेल्स वगैरह आ रही थी सारी कि ईपीएफओ का एग्ज़ाम है। बहुत बच्चों का जिनका पीसीएस के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, उनकी मेल्स अब काफ़ी आई हैं जब से रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि अब वो ईपीएफओ के एग्ज़ाम पे फोकस करना चाह रहे हैं। बिकॉज सबको ये था कि मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए, तो इस वजह से ईपीएफओ को थोड़ा साइड कर दिया था। बट अब जिसको कहते हैं ना एकदम से दिल टूट गया है ना, इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकाल के जो शॉक दिया है, 440 वोल्ट का झटका जिसको कहते हैं, मैंने डाला था थंबनेल में भी, वही मिला है इनफैक्ट। सच में आदमी अचेत हो गया बिल्कुल, है ना। तो उसके बाद अब कुछ बचा नहीं है, तो अब ईपीएफओ एग्ज़ाम की तरफ वापस से सबका रुख हुआ है। तो रिज़ल्ट के दिन से बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए परसों से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मेल्स वगैरह आई हैं मुझे, ठीक है। और उसमें यही रहा है कि मैम ईपीएफओ के लिए लास्ट 4 डेज़ में आप बता दीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करने के लिए, ठीक है। जो जो इम्पॉर्टेंट है रिवीजन करने के लिए, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने ऑलमोस्ट किया ही रहता है। देखिए ईपीएफओ का पेपर क्या है, एक तरीके से जनरलाइज्ड पेपर है, उसको देखा जाएगा। वही रीजनिंग, इंग्लिश, सारी चीज़ें है ना, अलाना फलाना, वो सब चीज़ें तो आपको पता ही है, कर लोगे आप। मेन जो इसमें आता है आपको पता होगा, अकाउंटिंग है आपका, ठीक है। अकाउंटिंग हो गया आपका, देन उसके बाद आपका आईआर है, देन उसके बाद लेबर लॉज हैं, देन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। मेन तो ये चीज़ है। ऑडिटिंग ऑल्सो, ठीक है, ऑडिटिंग भी है। तो ये 5 टॉपिक हैं जो जिस पे आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है ना। सो जो भी एक्चुअल में क्या हुआ कि ये ईपीएफओ के लिए तो मुझे पहले भी मेल्स आई थी। इनफैक्ट कई बच्चों का था कि बहुत सीरियसली इसको ले रहे थे, है ना। बट जब सेंटर आए कि दूर दूर हो गए भाई, भोपाल आ गया, कहीं कहीं आ गया, तो उन्होंने सोचा कि छोड़ देते हैं। बट फिर इस वजह से क्या हुआ कि जब रिज़ल्ट आ गया पीसीएस का, तो अब वापस से सबका फोकस बना, और मैं क्यों नहीं इस चीज़ को ले पाई स्टार्टिंग में ईपीएफओ के लिए वीडियो कवर नहीं कर पाई, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मेरा इस टाइम पे बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो रखा है, ठीक है। आई हैव टू लाइक लुक आफ्टर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो। मेरी मॉम की तबीयत सही नहीं रहती, मेरी खुद की नहीं रहती है, तो थेरेपी सेशंस वगैरह के लिए जाना होता है, जॉब भी है, दोनों चीज़ें संभालनी है। उधर ऑप्शनल है, इधर ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें इधर उधर एकदम घचमच हो रखी है ना, करती जा रही हूँ बस एक लय में, बस वो चीज़ है। सो टाइम मुझे कम मिल पा रहा है, टाइम कंस्ट्रेंट है रिगार्डिंग दिस थिंग, तो एक एक करके ही वीडियो बना पाऊँगी मैं। बट वन बाय वन आई विल मेक इट श्योर दैट आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड आई विल कवर ऑल दोज टॉपिक्स इन माई वीडियो वन बाय वन थॉरली, ठीक है। सो आप लोग उस चीज़ के लिए परेशान मत होइए, डोंट टेक टेंशन अबाउट ऑल दिस। मैं उस चीज़ को पूरा अच्छे से कवर करूँगी, ओके। तो ये ईपीएफओ के लिए 4 दिन क्योंकि रह गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ये लाई हूँ पीडीएफ। ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। यूथ कंपटीशन टाइम्स बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, रिलायबल पब्लिकेशन है। आफ्टर घटना चक्र, आपका घटना चक्र, तो मैं उनको जितनी भी दुआएं दी जाएँ कम है, स्पेशली फॉर अस द पीपल फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, फॉर होम दे हैव थॉट अबाउट सो मच, जिनके लिए इंग्लिश मीडियम में बुक्स उन्होंने निकाली। परीक्षा वानी भी सुन ले हमारी बात, तो बहुत ज़्यादा उनको भी आशीर्वाद निकलेगा हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के दिलों से, क्योंकि वो भी हिंदी मीडियम में ही निकालती हैं वाईसीटी, तो अब रामबाण निकल रही है। तो ये वाईसीटी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ईपीएफओ ईपीएफसी की स्टडी मटेरियल, है ना। इसमें इन्होंने मेन टॉपिक्स दिए हुए हैं क्या क्या कवर करना है। तो इस चीज़ को मैं आज बताऊंगी आपको कि इन 4 दिन में आप इन चीज़ों को अगर करके चले जाएंगे ना, मोटा मोटा इन चीज़ों को करके चले जाएंगे, तो आप बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर आराम से आप लोग जो है, बहुत आसानी से आप लोगों का ये चांस रहेगा कि आप आराम से उस चीज़ को कवर कर ले जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी किसी भी लिहाज से, ठीक है। तो बस आपको एक फोकस बनाए रखना है 4 दिन में, कुछ ज़्यादा नहीं। अभी पहले ये जो मेन आपकी चीज़ें हैं कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, देन उसके बाद आपका जो है ये आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इन्हीं पे आपको मेन मोटा मोटा आपको देख के चलना है। तो चलिए ठीक है, कैसे क्या करना है उस चीज़ को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, राइट। और ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का वैसे लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जा सकते हैं। नहीं तो आप एम सिविल सर्विसेज टाइप करिए टेलीग्राम चैनल में, ऊपर ही दिख जाएगा आपको। टेलीग्राम सर्च में ऊपर ही मेरा चैनल रहेगा, ठीक है, ऊपर ही मेरा चैनल रहेगा, और आप आसानी से इसको देख पाएंगे, ठीक है। ये उसमें जो है, जो डीपी है वो ये यूट्यूब वाली लगी हुई है, ओके। तो आप आसानी से इसको सर्च कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
ये एम सिविल सर्विसेज वाला जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें ये PDF मैंने डाल दी है, ओके ऑलरेडी। चलिए देखिए, आपको जो ये 4 दिन में जो चीज़ें कवर करनी है वो हैं ये अकाउंटिंग एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ओके। मैं हाईलाइटर यूज़ कर लेती हूँ, बेटर रहेगा, ओके। ग्रीन कलर। इंश्योरेंस वगैरह के टॉपिक देख लेना है, ऑडिटिंग का देख लेना है, सोशल सिक्योरिटी देख लेना है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। मतलब ये बुक ना सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे दी हुई है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पेपर के, ठीक है ना। ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, अगर मैं आपको बताऊँ यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे, यही टॉपिक्स, ठीक है, फॉर योर सिलेक्शन। डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर सिलेक्शन, ओके। ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर यही रहने वाला है क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं, मैथ्स वगैरह जो भी आएगी वो GS वगैरह ओवरऑल वो सब ने वही किया होगा, सब ने वही मोटा मोटा पढ़ा होगा, तो उसमें कोई इधर उधर होने वाला नहीं है, ओके। तो हम इन्हीं आपके टोटल टॉपिक्स 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स को देखेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन तो अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो मोस्टली आप ये कर लेंगे, बट काफ़ी बच्चे जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, उनको नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपको बता दूंगी, ओके। यहाँ पे तो स्कीम वगैरह तो पता ही है आपको, पेपर क्या है, सिलेबस पता ही है ना, फ्रीडम स्ट्रगल, ये पॉलिटी वॉलिटी सब, ये इन सब चीज़ों में फालतू टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे चलते हैं सीधे। देखिए अकाउंटिंग एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रही हूँ, वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका सबसे पहला अकाउंटिंग एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें जो है इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखी है। इंट्रोडक्शन में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी हैं, ठीक है, वैसे तो ज़्यादा कुछ इसमें ज़रूरी है नहीं, तो आप देख सकते हैं जो इसमें ये दिया हुआ है वर्ड, द सीड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। द सीड्स ऑफ अकाउंटिंग कब हुआ था इनका, बेबीलोनिया में, और इजिप्ट में आया था अराउंड 4000 BC, ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है इसका इंट्रोडक्शन में। देन उसके बाद है आपका इन ग्रीस अकाउंटिंग वॉज यूज फॉर apportioning the revenues received among treasuries, maintaining total receipts and payments of government transactions। बस ये 2 चीज़ें इसमें यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकंड में इसको ज़रा शिफ्ट कर लूँ, ये 2 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में, और उसके आगे आपको कुछ भी नहीं देखना है, ओके। ये पूछा जा सकता है कि आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इंडिया में कब मतलब रहा, तो 23 सेंचुरीज अगो आपका कौटिल्य थे, है ना, वो पता ही है, चाणक्य कौटिल्य मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के किंगडम में, जिन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र पूछ सकते हैं भाई किसने लिखी है क्या है, तो सबको ही पता है, इतना कॉमन क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे नहीं वो। देन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ल्यूका पैक्योलीज फ्रांसिसन फ्रियार, ये मर्चेंट क्लास बुक थी, सुमा डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शनैलिटी इन वेनिस 1494, दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। फर्स्ट बुक पूछ सकता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपका अकाउंटिंग का, है ना, वो पूछ सकता है कि फर्स्ट बुक कौन सी थी, तो ये वाली फर्स्ट बुक थी, और ये कब आई थी 1494 में, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन में ये 3 चीज़ें आपकी जो है वो मेन पॉइंट्स हैं। फिर डेफिनीशन पे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि आपका AAA जो है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, उसमें डेफिनीशन क्या है, तो इसमें डेफिनीशन पूछता क्या है यूजुअली, जैसे इसने दे दिया ना कि रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, उसमें यहीं पे चीज़ें चेंज कर देता है ना। वो क्या बोलता है, आइडेंटिफाइंग मेजरिंग, बस कम्युनिकेटिंग वर्ड हटा देगा और सीधे दे देगा इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे करके वो गोल गोल घुमा देते हैं। डेफिनेशन में बस इतना ही है इंपॉर्टेंट जो वो पूछते हैं, है ना, इसी चीज़ पे और किसी बात पे नहीं आएगा। अगर डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया तो यहीं पे कम्युनिकेटिंग वर्ड को ओमिट कर देंगे या मेजरिंग वर्ड को ओमिट कर देंगे, और उसके बाद आपको पूछेंगे कि भाई स्टेटमेंट्स बता दो कौन सी सही है कौन सी गलत, ओके। ये डेफिनेशन कवर हो गई। देन उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग रुकिए हाईलाइट कर दूँ अच्छे से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में आपका सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ये आप ऊपर से पढ़ लें तो भी सही है, इसमें ज़्यादा कुछ घुसना नहीं है। अंदर घुसने वाली चीज़ जो है वो बताऊंगी मैं, बुक कीपिंग में आएगी जो ये है, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट्स हैं, देन असर्टेनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, सप्लाइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, डिफैल्केशन प्रिवेंटेड। इसको आपने जस्ट 1 लाइनर के तौर पे पढ़ना है, ठीक है, सिंपली 1 लाइनर के तौर पे इनको एक चीज़ें बस ऐसे ऊपर सरसरी निगाह से देख ली, ज़्यादा नहीं घुसना है क्योंकि ज़्यादा घुसने का अब टाइम है नहीं। नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग ये पूछ सकते हैं, इसमें 3-4 पॉइंट्स दे देते हैं कि और बोलेंगे कि बताइए इसमें से कौन से वाले पॉइंट सही हैं, 1 2 1 and 2 1 2 3 ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो इसमें बस ऊपर से देख लीजिए कि एग्जैक्ट रिजल्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर डिस्क्लोज थ्रू अकाउंटिंग सप्लाइज न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन टू द इंस्टीट्यूशन रिलेटिंग टू इट्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फर्म जो है वो कंपेयर करेगी फाइनेंशियल पोजीशन को 2-3 सालों में क्या रहा, फर्म बताती है फाइनेंशियल स्टेटस क्या है बिजनेस ऑपरेशन का, प्रॉपर अकाउंटिंग बताती है कि फर्म क्रेडिबल है कि नहीं है, बुक्स बताते हैं अकाउंटिंग्स के कि क्या आपके वैल्यूबल डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, टैक्स अथॉरिटी एसेस करती है सारी चीज़ें, राइट,
कि अकाउंट कीपिंग इन्फॉर्मेशन का क्या है। अब बुक कीपिंग के ऊपर डेफिनेशन पूछ लेते हैं कभी कभी, और डेफिनेशन दी किसने, आर.एन. कार्टर ने। उन्होंने बोला था कि दैट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनीज वर्थ। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के जो डिफरेंसेस हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं कि ये बताइए कि इनके कंट्रास्टिंग फीचर्स वगैरह क्या हैं। ठीक है, कंट्रास्टिंग फीचर्स वगैरह क्या है उस पर आ जाता है। तो ये अगर आपको पता होगा तभी आप इसमें बता सकते हैं, क्योंकि बुक कीपिंग क्या है, ये तो फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज क्या है, बुक कीपिंग। अब इसमें ऐसे ही उल्टा दे देगा कि बुक कीपिंग इज़ द सेकंड स्टेज, अकाउंटिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई है ना, बिकॉज बुक कीपिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेज एंड अकाउंटिंग इज द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज है, वो कब आती है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन के बाद, है ना। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेज है आफ्टर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है, इट एम्स एट कीपिंग द रिकॉर्ड एंड प्रोवाइडिंग द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, जबकि अकाउंटेंसी जो करती है वो प्रॉफिट एंड लॉसेज को निकालने का काम करती है और फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। बुक कीपिंग क्या है, रिजल्ट्स बताएगी जनरल एंड लेजर में, जबकि अकाउंटेंसी बताती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन आ जाता है कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कौन अकाउंटेबल है, तो अकाउंटेंसी अकाउंटेबल होती है, बुक कीपिंग नहीं। बुक कीपिंग इज ओनली अकाउंटेबल फॉर जनरल एंड लेजर। ओके, देन बुक कीपिंग रिक्वायर्स प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जर्नलाइजिंग and posting, whereas accountancy requires all the accounting principles, right? Then bookkeeping records are used by accountant as it provides the basis for accountancy. Okay, and ये जो accounting records है वो गवर्नमेंट और अदर स्टॉक होल्डर्स के लिए रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ऐसे देख लेना है। अब ये है इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। इसमें क्वेश्चन आता है कि कैश बेसिस होता है, एक्रूअल बेसिस होता है। ये दो ही चीज़ें होती हैं अकाउंटेंसी की, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। ये आपको समझना है। कैश बेसिस में क्या होता है, सिर्फ कैश रिकॉर्ड करेंगे, ओके, बैंक में, राइट। थोड़ा मेरा रहा ये बैंकिंग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो ये मुझे चीज़ें अच्छे से आइडिया है, तो मैं इस पर आपको थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ। कैश ट्रांजेक्शन्स उसमें रिकॉर्ड होती हैं, वो एक कैश बेसिस होती है। एक्रूअल बेसिस पे क्या है, इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है, जब वो ऑन हुई है, ठीक है, जब एक्चुअली इनकम इज़ रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ अर्न, मतलब जब आपने उसको अर्न कर लिया तभी। कैश रिसीव हुआ है नहीं हुआ है उससे उसको लेना देना नहीं है, ओके, ठीक है। तो इनकम तब वो रिकॉर्ड कर रहा है जब वो ऑन हुई है, जब आपकी एक्चुअल इनकम अर्न हुई है, और एक्सपेंसेस भी वो तभी रिकॉर्ड कर रहा है जब वो आपको पे करना है, राइट। सो बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ओवर हियर। कैश बेसिस में सिर्फ कैश है, कैश से लेना देना, कैश आया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कैश के बेसिस में आता है। एक्रूअल में दोनों चीज़ें हैं, कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करेगा, और यही आपकी मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रहती है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किस पे है, एक्रूअल बेसिस पे है, राइट। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट कलर चुन लेती हूँ। आपका है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या है आपकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से, ये आपको एक एक लाइन पढ़ लीजिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें ज़्यादा इतना घुसना नहीं है। इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ये आपको यू शुड लर्न बाय हार्ट। इस पर क्वेश्चन आएगा, लर्न बाय हार्ट, ओके। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, देन ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, एंड देन अकाउंटिंग कन्वेंशन में आपका कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब इस पर क्वेश्चन आते कैसे हैं, कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं कि एंटिटी कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये पता होगा ना चाहिए आपको कि अगर आपने पढ़ा हो, एक बार भी पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, सरसरी निगाह से देख लीजिए, क्वेश्चन हो जाते हैं। बिजनेस का क्या है, डिस्टिंक्ट और सेपरेट एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर्स, ये एंटिटी कंसेप्ट है। ये आपको बताता है कि जो है कि आपके ओनर और बिजनेस दोनों की अलग अलग एंटिटी हैं। कई जगह वो लोग सेम लेके चलते हैं, सेम नहीं है, यहाँ पे सेपरेट एंटिटीज़ हैं। इसका मतलब जो बुक ऑफ अकाउंट्स होंगी ना, उसमें प्रोपराइटर की पर्सनल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि एंटिटी बेस्ड ऑन द एंटिटी कंसेप्ट, है ना, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन या सेलेक्ट द करेक्ट, जो भी है देंगे उसमें स्टेटमेंट्स। तो ये आपकी स्टेटमेंट आएगी कि प्रोपराइटर्स के पर्सनल ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अभी बताया गया कि जो प्रोपराइटर है और जो बिजनेस है, ये दोनों क्या हैं, दीज आर नॉट वन एंटिटी नहीं है, दीज आर टू एंटिटीज़, है ना। तो सेपरेट उसमें रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस रहता है। देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आता है। मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट ये बोलता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। गुड्स का सेल हुआ, पेमेंट किया आपने, एक्सपेंसेस का रिसीट लिया, इनकम का, सिर्फ ये रिकॉर्ड होंगी बुक ऑफ अकाउंट्स में। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं,
कि कंसेप्ट आप बताइए कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कौन सा नहीं। इसी तरीके से कॉस्ट कंसेप्ट में आपका क्या है, ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस पे जो भी है, चाहे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रही, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी है, जिसमें भी कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व हो रही है वो कॉस्ट कंसेप्ट है। ठीक है, मोटा मोटा इसको याद कर लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कंसेप्ट ऑफ जो कॉस्ट है वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, वो इन्वॉल्व कर रहा है कि विच हैज़ बीन पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये क्वेश्चन आएगा, डेट ऑफ एक्विजिशन वाला आपने कॉस्ट ऑफ कंसेप्ट में लेना है या डेट ऑफ रियलाइजेशन, ये क्वेश्चन आता है तो डेट ऑफ एक्विजिशन लेना है। ओके, एंड इट शुड नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि जो बिजनेस है वो हमेशा कंटिन्यू करेगी ऑपरेशंस इनडेफिनेटली। ठीक है, इनडेफिनेटली मतलब हम ये मान के चल रहे हैं जो बिजनेस है आपका वो सीज आउट नहीं करेगा। ओके, हम एक पॉजिटिव अपना एक लेके चल रहे हैं आउटलुक कि वो फेयरली लॉन्ग पीरियड के लिए चलता रहेगा, दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, और उसी में फिर आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट आता है। एक्रूअल तो मैंने बता ही दिया ऊपर, जिसमें कैश आया नहीं आया उससे लेना देना नहीं है, बट जब इनकम रिकॉर्ड हुई और जब एक्सपेंसेस जा रहा है तब वो एक्रूड जो होता है ना, अगर आप लोगों ने लोन्स वगैरह लिए होंगे जो भी वर्किंग होंगे या कभी भी आपकी फैमिली में किसी ने लोन लिया हो, उसमें पता होगा आपको कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है उसमें आता है एक पोर्शन आता है एक्रूड इंटरेस्ट। एफडीज़ वगैरह में भी आ जाती हैं चीज़ें। ओके, तो ये आपको देखने वाली बात होगी, वहीं से ये कॉन्सेप्ट उठा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट का। ओके, तो इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपका कैश में रिसीव कुछ नहीं होगा, एक्रूअल बेसिस पे जो चलेगा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन है। क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और द बेसिक ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग, दैट इज डुअल इंसर्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपका इसका बेस बनाता है अकाउंटिंग का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही पूछ लेंगे, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कैश कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो आंसर इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, ये बेसिस बनाता है सारी चीज़ों का, सॉरी। देन उसके बाद है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये आप देख लीजिएगा एक एक ऐसे ओवरव्यू, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल द फुल एंड फेयर इन्फॉर्मेशन टू ऑल द मटेरियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सारी चीज़ें आपको क्लियरली बतानी है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ऑनेस्टली बतानी है सभी यूजर्स को, मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी पे आता है कि ये क्या है, दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटीरियल फैक्ट पे अकाउंटिंग को फोकस करना है। अकाउंटेंट शुड अटैच ऑल द इंपॉर्टेंस टू द मटीरियल इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड इग्नोर इनसिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब क्वेश्चन यहीं फंसाएगा कि अटैच क्या करना है, मटीरियल इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इग्नोर क्या करना है, इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स, राइट। देन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट आता है एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस, तो उसका नाम क्या है, प्रूडेंस। ओके, इसका मतलब क्या है, गाइडेंस दे रहा है फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ द अकाउंट्स एंड इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, राइट। एंड कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है कि आपकी कोई भी पॉलिसी जो अकाउंटिंग से आपकी ली है वो कॉन्टिन्यूस और कंसिस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट द बिजनेस। ये नहीं है कि आप चेंज कर रहे हैं उसको, राइट, मेक इट श्योर चेंज कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी। देन अकाउंटिंग कंसेप्ट वर्सेज अकाउंटिंग कन्वेंशन, इसको आप छोड़ सकते हैं, ओवरव्यू देख लीजिएगा, डायग्राम तो सही आएगा। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप इंपॉर्टेंट है। ये गाइडलाइंस हैं आपकी जो अडॉप्ट की गई हैं रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ये एक तरीके की यूनिफॉर्म गाइडलाइंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रहते हैं ये। ओके, इसमें आपके आएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग 2 है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम डुअल एस्पेक्ट से आया है, जो मैंने कहा था, जो बेस बनाता है अकाउंटिंग का। ओके, एंड सिंगल एंट्री सिस्टम इज नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग एंड गैप, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखने वाली, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, यहाँ पे ए क्या है आपका, एसेट्स है, एल इज़ लाइबिलिटीज़ एंड सी इज़ कैपिटल। ओके, सी इज़ कैपिटल। अब इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर हम यहीं से देख लें तो ए माइनस एल इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस सी इज इक्वल टू एल। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से करके जाइएगा। अब अकाउंट्स की इंट्रोडक्शन दे दी उन्होंने। 2 चीज़ें हैं, पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल अकाउंट 2 आते हैं। रियल अकाउंट फर्दर डिवाइड होता है टैंजिबल इंटैंजिबल में, नॉमिनल होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन में। पर्सनल अकाउंट 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल, लिविंग, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव और ग्रुप। ये आप
पता ही होगा, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, रियल में टैंजिबल इंटैंजिबल कौन से अकाउंट्स है, ये इस पे क्वेश्चन आएगा। टैंजिबल रियल अकाउंट्स कौन कौन से हैं बताइए। कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट इज टैंजिबल। टैंजिबल पता है आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए टैंजिबल और इंटैंजिबल वर्ड की मीनिंग क्या है पहले तो। आधे क्वेश्चंस तो अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग पता है ना तो भी सॉल्व हो जाते हैं, राइट। इंटैंजिबल रियल अकाउंट्स के एग्जांपल क्या हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सब ये हैं इंटैंजिबल। इम्पर्सनल अकाउंट्स में बताया ही भाई, रियल अकाउंट आता है, नॉमिनल, नॉमिनल में आते हैं आपके सेल्स अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट लीगल एंटिटीज़ हैं तो कंपनीज, क्लब, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यही रहेगा। नेचुरल लिविंग है तो पर्सनल नेम में रहेगा या प्रोपराइटरशिप में, या जैसा भी आपको मतलब समझ में आई चीज़ें, ओके। देन उसके बाद है आपका रिप्रेजेंटेटिव अगर हैं तो भाई ड्राइंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, इन सब में रहेंगी चीज़ें, राइट। रियल अब ये है, देखिए ये पूछेगा, ये 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आता है रियल अकाउंट्स में क्या होता है, डेबिट ऑलवेज व्हाट कम्स इन, जो अंदर आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी डेबिटेड। क्रेडिट क्या होगा, व्हाट गोज आउट, जो बाहर निकल के जा रहा है वो क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट्स के केस में आप क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, द गिवर। सिंपल है, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ से अगर आपने रियल अकाउंट्स को याद कर लिया तो पर्सनल अकाउंट्स को आप लिंक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डेबिट में बोला पर्सनल रियल अकाउंट में कि जो अंदर आ रहा है उसको मैं डेबिट करूँगा, ओके, और जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करूँगा। तो जो बाहर जा रहा है मैं ये मान लूँगा गिवर है वो, ठीक है, तो इसलिए वो क्रेडिट है फॉर पर्सनल अकाउंट। और डेबिट के केस में जो अंदर आ रहा है रिसीवर है, दैट इज बिंग डेबिटेड, ओके। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ, ये उसमें नहीं समझ जाइएगा कि एकदम लेमैन लैंग्वेज में घुस जाओ कि अरे अरे रिसीवर का मतलब है लेने वाला, तो लेने वाला वही है ना कि जो अंदर आ रहा है, वो ले ही तो रहा है, रिसीव कर रहा है ना गेस्ट, ठीक है, रिसीव कर रहा है गेस्ट को कि नहीं, ओके, तो ऐसे याद कर लेना। देन नॉमिनल अकाउंट्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये 3 चीज़ों पे क्वेश्चन पक्का आता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पेपर में घुच करके आए तो नंबर कटने हैं वहीं पे, ओके। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, आपकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ये सरसरी निगाह से देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। हाँ, पर्टिकुलर्स आप इसमें ज़रूर दे सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के पर्टिकुलर्स कैसे रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ये चीज़ें जो आपका फॉर्मूला बेस्ड है वो क्वेश्चंस रहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, दैट इज़ नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एंड ग्रॉस लॉस इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस नेट सेल्स। जितने भी फॉर्मूले दिए हैं वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ओके, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बैलेंस शीट की पोजीशनिंग आ जाती है कि जो आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताने का तरीका होता है। बैलेंस शीट एक तो पहली बात ना रीड करनी आनी चाहिए, ओके, रीड करनी आनी चाहिए कि कहाँ पे आपका लिक्विडिटी ऑर्डर है, परमानेंसी ऑर्डर है, लाइबिलिटीज़ के केस में एसेट्स किस साइड दिए हुए हैं, क्या हैं सारी चीज़ें। जैसे बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ एक तरफ आपका दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है। अगर कॉमर्स वाले बच्चे मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स किस साइड होती हैं, राइट। देन क्लासिफिकेशन क्या है एसेट्स के, फिक्स्ड एसेट्स तो पता ही है भाई, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल। करंट एसेट्स हमेशा जो कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, जो भी चलता हुआ करंट, ओके। टैंजिबल एसेट्स अगेन, ओके। इंटैंजिबल, लिक्विड, ये सब तो आप देख लोगे तो पता ही है, राइट। ये एसेट्स वगैरह थोड़ा एक बार ऐसे ही देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें घुसना है। मेन जो घुसने वाला था वो यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, राइट। देन कंपनीज अकाउंट्स आ जाते हैं, इसमें डेफिनेशन है, एक्ट पूछ सकता है, कंपनीज एक्ट कौन सा, 2023 सेक्शन 2/20, सेक्शन 2/20, राइट। चीफ जस्टिस मार्शल की वो पूछ लेंगे डेफिनेशन ये किसकी है या क्या कही हुई है, तो बस ऊपर ऊपर से देखना, ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं जाना है। काइंड ऑफ कंपनीज़ में आ सकता है, तो कंपनीज़ में क्या है भाई, कंपनीज लिमिटेड बाई शेयर्स हैं, लिमिटेड बाई गारंटी हैं, अनलिमिटेड कंपनी है, राइट, ओके। देन शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये कोई इतना नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो शेयर कैपिटल है दैट इज द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि MOA के थ्रू कौन सा अमाउंट है जो आपको ऑथराइज्ड है कि आप इशू कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, ओके। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पूछा जा सकता है कि जो इशूड कैपिटल का पार्ट होता है, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, और इशूड कैपिटल वो हिस्सा होता है ऑथराइज्ड कैपिटल का। देखिए एक सीरीज़ है, ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद इशूड, इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड, ओके। ऑथराइज सबसे पहले, उसमें से जो पार्ट निकलेगा वो इशू होगा, और इशू में से जो थोड़ा पार्ट निकलेगा वो पब्लिक सब्सक्राइब करेगी, राइट। इस तरीके से याद करना है। कॉल्ड अप कैपिटल होता है कि पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स, राइट।
एंड पेड अप कैपिटल जो है, जो हमने कॉल्ड अप कैपिटल का था उसका एक पोर्शन जो एक्चुअली रिसीव कर लिया किसने, शेयर होल्डर से हमने ले लिया। अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल ये ऊपर ऊपर से, ज़्यादा कुछ नहीं, राइट। डेफिनीशन आ जाती है, प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनीशन पे क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सो ये पहले तो ये याद रखिए, सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में आई है डेफिनीशन दैट इट कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड टू बी पेड ईदर एज अ फिक्स्ड अमाउंट पेबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और एन अमाउंट कैलकुलेटेड बाय अ फिक्स्ड रेट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, राइट। इक्विटी शेयर्स आ जाता है कि भाई सेक्शन 43 के अंडर आपका इक्विटी शेयर्स का क्या रहा है, तो ये अलॉटमेंट किस तरीके से एप्लीकेशन है, क्या है, सारी चीज़ें, ये इतना घुसने वाला नहीं है, बेकार। कॉल इन एडवांस आप पढ़ सकते हैं, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको एक चीज़ देखनी होगी। ओवर सब्सक्रिप्शन और शेयर्स वगैरह इन्होंने यहाँ समझाया हुआ है, नहीं समझ में आया तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स वगैरह वाले बच्चे अंदर देख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, समझ में भी नहीं आएगा, साइंस साइड वालों को एकदम से पहली बार देखेंगे तो ठीक है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स पे क्वेश्चन आता है डिस्टिंक्शन का कि बताइए भाई क्या स्टेटमेंट सही है। तो ओनरशिप, रिटर्न, रिपेमेंट, वोटिंग राइट्स के हिसाब से क्या चीज़ें हैं वो इसमें दी हुई हैं। डिबेंचर्स के टाइप्स दिए हुए हैं, सिक्योर्ड एंड मॉर्टगेज डिबेंचर्स होते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद आपका अनसिक्योर्ड एंड नेकेड डिबेंचर्स रहते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स रहते हैं, बेयरर डिबेंचर्स रहते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल परपेचुअल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। वर्किंग पीपल जो ये पेपर दे रहे होंगे, अगर वो शेयर्स एंड ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आपको तो पता होगा ये चीज़, राइट। बस इन्होंने एंट्रीज दिखाई हैं कि आपको एंट्रीज करनी कैसे है, ये आपको एक बार आप एक देखोगे एक एंट्री करते हुए, फर्स्ट कॉल मनी कब रिसीव हुई है, कैसे करना है, तो दे आर गोइंग टू टेल यू दिस थिंग। ये एग्जाम्पल पढ़ लेना, ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये टाइम है तो देख लीजिएगा, अदरवाइज नहीं इम्पॉर्टेंट है ये। रूल ऑफ क्रिएटिंग DRR, ओके, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये आपको सेबी ने गाइडलाइंस दी है, करना क्या है, सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल पोर्शंस ही कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अंडर आएंगे, या जो भी चीज़ें हैं। एंड DRR इक्वलेंट टू एटलीस्ट 25%, ये क्वेश्चन आता है कितने परसेंट, 25%, राइट। और इसमें क्या क्या है भाई एग्जम्पशंस, वो दिया हुआ है AIFs को, जो भी RBI रेगुलेट कर रही है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI, जो भी भाई PSU बैंक्स हैं, बैंकिंग कंपनीज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, राइट। डिबेंचर को रिडीम करने का क्या तरीका है वो बताया हुआ है कि लमसम ले लो पेमेंट, फिक्स पीरियड के बाद रिडीम कर लो इंस्टॉलमेंट्स में, या परचेज कर लो खुद के डिबेंचर्स ओपन मार्केट में, या कन्वर्ट कर लो शेयर में। बस ये अंदर अब ये फिर घुसने वाली बात हो गई बेकार, ठीक है, ये इतना नहीं इसको देखने वाला है। पार्टनरशिप पे आ जाते हैं, पार्टनरशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे ही क्वेश्चन आ जाता है कि कब था भाई, क्या कब बना, कौन सा सेक्शन है, क्या बताता है, और इस पे तो आएगा लिविंग, मतलब आपका जो भी है भाई, एक तो कहते हैं ना लाइफ पार्टनर, डोमेंट पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ओके। सारे पर्सन जो है ना वो पार्टनर कहलाएंगे, और फर्स्ट नेम जो भी नेम होगा अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज नोन एज द फर्म नेम, जिसके अंडर नाम आएगा वो फर्म नेम कहलाएगा, राइट। कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि सबसे पहले तो मिनिमम 2 लोग चाहिए आपको पार्टनरशिप के लिए, राइट। एग्रीमेंट ये होता है कि पार्टनरशिप डीड जो बनती है, एग्रीमेंट साइन होगा, वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये आपको मतलब बाद में डिस्प्यूट में ना पढ़ना पड़े, तो इस चीज़ के लिए रहता है। बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी और लाइबिलिटी की क्या डेफिनेशन है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो आपको पढ़ना है। पार्टनरशिप डीड क्या है, वही सारी चीज़ें जो लिखती है वो, एंड ये ऑल्टर की जा सकती है एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प एक्ट, ये सारी चीज़ें। कंटेंट्स क्या रहेगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विल बी द कंटेंट्स, ऑप्शंस दे देंगे और बोलेंगे 1 2 इज़ करेक्ट, 2 3 4 इज़ करेक्ट, ऐसा दे देंगे। तो ये आप एक बार सरसरी निगाह से ये देख लीजिएगा, ओके। अभी 4 दिन है, तो आप ज़्यादा टाइम अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज आपने अब तक आई एम श्योर, आई विल बी होपिंग दैट आप लोगों ने कवर कर ही लिया होगा। करंट अफेयर्स जो है 6 मंथ्स के टिप्स पे रहने चाहिए, एंड अदरवाइज अराउंड नवंबर 2022 से लेकर अब तक का टिल डेट मेन मोटा मोटा, ओके। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, ये वो इंटरेस्ट ऑन ये पार्टिसिपेशन, सिंपल चीज़।
क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन पे कि कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसमें क्या है कि एवरेज प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है। और सेम चीज़ होती है सुपर प्रॉफिट मेथड से, जिसमें गुडविल जो निकाली जाती है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि गुडविल बताओ, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पहले ही बता दूँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है पेपर में, तो इसका मतलब है कि आपको खुद से कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस तभी कर पाएंगे जब आप फॉर्मूले याद किए होंगे। तो अगर आप अकाउंटेंसी के पेपर में ना सिर्फ फॉर्मूले भी अगर रट जाए ना किसी भी तरीके से, तो भी आपका पेपर अच्छा होने के चांसेस हैं, राइट। गुडविल 2 टाइप की होती है, परचेज और इनहेरिट। एक तो होती है हमारे विरासत में मिली है, एक जो हमने खरीदी है। वैसे तो गुडविल खरीदी नहीं जा सकती किसी से, बट ओके, मैथ्स सब करवा देता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में इसने गुडविल का फॉर्मूला लगा दिया है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इंटू मल्टीप्लाइड बाई, इंटू का मतलब वही रहता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, राइट। इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है कि जैसे एक फर्म ने क्या है भाई 50,000 कमाए प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट अर्न उसका क्या था 25%। तो अर्निंग सुपर प्रॉफिट 50,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 25,000, ये है उसका। तो ऐसे निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक आपको पार्टनर आप ले सकते हैं। डेफिनेशन वाइज भी क्वेश्चन आएगा। डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में क्या डिसोल्यूशन कैसे होगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज डेल्ट विद विच सेक्शन, सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनर की डेफिनेशन कौन से उसमें दी हुई है सेक्शन में, ये पूछ सकता है। ओके, डेथ के केस में क्या होना चाहिए, डॉर्मेंट पार्टनर के केस में क्या होना चाहिए। तो आपको ये सब देखना है, बस ज़्यादा नहीं, बस इतना। यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप ये देख सकते हैं कि गेनिंग रेशो की डेफिनेशन आ सकती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो की डेफिनेशन आ सकती है। ओके, बस ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। डिसोल्यूशन विसोल्यूशन ये सब बेकार, ये सब नहीं। पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट यू कैन गिव इट अ रीड फॉर। कैश अकाउंट भी आप देख सकते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट तो देखना है, राइट। नहीं समझ में आए तो उसको रीड कर लीजिएगा, नहीं तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं लेमन लैंग्वेज में लिख दूंगी कमेंट सेक्शन में। कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके फॉर्मूला। डिप्रिसिएशन पे क्वेश्चन आता ही आता है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। Depreciation is always cost of asset minus estimated net residual value, right? And estimated useful life of the assets. And rate of depreciation is annual depreciation amount upon acquisition cost into 100. तो ये ऐसे फॉर्मूले आपको देखने हैं। ये क्वेश्चन आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का। R इज इक्वल टू 1 माइनस एन अंडर रूट एस बाई सी इंटू 100, राइट। ये देखने वाला है। ओके, फॉर्मूले तो मैं कह रही हूँ सब देख जाइएगा, जो नहीं समझ में आया उसको हटा दीजिए। लेकिन ये जो आसान से अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन पर यूनिट भी, ये तो इजी है, या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डिप्रिशिएबल अमाउंट अपॉन टोटल लाइफ इन यूनिट्स, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन पर आर क्या, डिप्रिशिएबल अमाउंट अपॉन टोटल लाइफ इन आवर्स। डिप्लीशन मेथड पे क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। डिप्रिसिएशन पर यूनिट एक्सट्रैक्टेड क्या रही क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इस बुक की खासियत ये मुझे लगी कि इसने प्रीवियस ईयर के ना भाई क्वेश्चन भी दे दिए हैं। 2020 में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आप देख सकते हैं कि सेल्स लेस माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैंने पढ़ाया था, ऊपर फॉर्मूला था। तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए मैंने बताया था कि ये रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट पे क्वेश्चन आएगा, देखिए आया हुआ है APFO 2020 में। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में कौन सा सही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। भाई अकाउंटिंग से क्वेश्चन यही बनेंगे ना, और कहाँ से उठा के दे देंगे, कुछ दे देंगे क्या। कंसर्न्स का मैंने आपको बताया क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन से क्वेश्चन और निकालेंगे ही कहाँ से, यहीं से निकलेंगे। और पूरा पेपर तो वो कैलकुलेशन से भी भर नहीं देंगे ना, डेफिनेशन पे तो आना ही आना है। देखिए ट्रायल बैलेंस का आ गया, मैंने बताया ना स्टेटमेंट्स ऐसी ही आएंगी, कौन सी करेक्ट है ना, ये चुन लो, मैं ये बताओ ये मैच कर रही है कौन सी नहीं कर रही है, राइट। देखिए करंट लाइबिलिटीज़ पे क्वेश्चन आया, कब पेएबल है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर क्या है, डेप्रिसिएशन पे आ गया क्वेश्चन। तो ऐसे ही चल रहा है। कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS पता होना चाहिए आपको, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, बस ऐसे ही रहती हैं। देखिए इज़ द टोटल ऑफ डेबिट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस सेम, राइट। ऐसे क्वेश्चंस। फर्स्ट बुक क्या है भाई जिसमें रिकॉर्ड होगी, मैंने बताया था जनरल है, राइट। बस ऐसे ही याद करना है आपको, ये क्वेश्चंस देखना। देखिए आगे आगे इस पे देखिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देखिए। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 25%, सेल्स दे दी 20 लाख। अब बताइए अमाउंट क्या है ग्रॉस प्रॉफिट की। मेरे पास सेल्स है 20 लाख, है ना। तो CP आपकी तो जो क्या है, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड या कॉस्ट प्राइस, तो 20 लाख पे आपका, ठीक है, 100/125। ये तो सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने भाई प्रॉफिट एंड लॉस के आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे बेसिक से, अगर नहीं भी आपका मैथ्स बैकग्राउंड है, प्रॉफिट होता क्या है, SP माइनस CP। अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालनी हो तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100।
अब यहाँ पे उसका मुनाफा कितने % हुआ है? 25 हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। तो हमें निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ही तो निकालना है, राइट? ठीक है, तो उससे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपका जो सीपी है, राइट, सीपी आपको, लेकिन पहले सीपी भी तो पता होना चाहिए ना। सीपी तो आपको पता ही नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा सीपी इंटू प्रॉफिट % अपॉन 100। सीपी आप निकाल लोगे बिल्कुल, क्योंकि उसने दिया है ना 25%, तो एसपी तो 125 हो गई ना, अगर सीपी मैंने 100 मान ली थी तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, सीपी निकल गया एक बार तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि बेचा तो मैंने कितने पे है? 20 लाख पे। ओके, बोल तो दिया, सही है। देन ब्रांच अकाउंट, ये आ गया डेटा सिस्टम। ये क्वेश्चंस देखिए बहुत सही हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आप करके जाइएगा। ये क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट होंगे आपको बताने के लिए, इसलिए बुक मैंने आज शेयर करी है टेलीग्राम में, आप उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। आप अगर कुछ भी नहीं कर पाए हैं ना अकाउंटिंग वगैरह के लिए, तो इस बुक से ये क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे, अपने आप आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। इंश्योरेंस की पार्ट आता है आपका। इंश्योरेंस में आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ लेना है, डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडेमनिटी पे आ जाता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे आ जाता है, सब्रोगेशन पे आता है, ओके, अटमोस्ट गुड फेथ पे क्वेश्चन आता ही आता है कि ये क्या है, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ठीक है, अब्रीफेमी फिडी, अ कॉन्ट्रैक्ट फाउंड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस में से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये लाइफ, फायर एंड मेरीन इंश्योरेंस के आप डिफरेंसेस पढ़ लीजिए, बस मोर देन सफिशिएंट है, उससे आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार बस ये होल टर्म पॉलिसी क्या होती है, एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी क्या है, जॉइंट लाइफ क्या है, एन्यूटी क्या है, चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी क्या है, और इंश्योरेंस एक्ट 1938 क्या है, बस इससे ज़्यादा नहीं। एक बार ये देख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस प्लान, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। LIC जीवन अंकुर क्या है, जीवन किशोर क्या है ना, ये कोमल जीवन बीमा योजना, इन सब पे बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए ये ख़त्म हो गया, ये बस LIC वाले प्लान्स पढ़ लीजिएगा, इसी में क्वेश्चन आ जाते हैं। जीवन आनंद क्या है, बड़ा आनंद आ रहा है ना। PCS का पेपर का रिजल्ट इतना बेकार निकाला, बच्चे बेचारे EPFO पे जा रहे हैं, तो क्या ही आनंद। प्रीवियस ईयर MCQs कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से बुक ने दिया है। ऑडिटिंग के केस में आपको डेफिनीशन अच्छे से पढ़नी है। स्पाइसर एंड पेगलर की जो डेफिनीशन है वो, राइट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फीचर्स क्या है, ये डेफिनीशन आ जाती है। डेफिनीशन देके पूछेंगे दी किसने है, और उसी में गोल गोल घूम जाएंगे। और ICAI की डेफिनीशन, ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो, और उसके बाद आपकी लिमिटेशंस, एक बार ये सरसरी निगाह से देखना है, लिमिटेशंस, बेसिक प्रिंसिपल्स, ये बेनिफिट्स क्या हैं, और डिफरेंस क्या है। ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन लोगों को सेम लगती है, बट सेम होती नहीं है। टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, थोड़ा अगर ऊपर से देख लें कि गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है क्या नहीं, पढ़ने की ज़रूरत मैं इसलिए बोल रही हूँ, घौच पौच हो जाएगा। ये डायग्राम देख के थोड़ा डरावना डायग्राम है ना, इसलिए पढ़ पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज हटाइए। सारी चीज़ें नहीं पढ़ी जा सकती पेपर से पहले, ये भी बात जान के रखिए। इंटरम एंड कॉन्टिन्यूस ऑडिट इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्टिन्यूस एंड पीरियोडिकल ऑडिट इज़ इंपॉर्टेंट। डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ओके, बस ये सब इतना नहीं देखना है। इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट पे क्वेश्चन आ जाएगा। बैंक्स में होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, बहुत ज़रूरी है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में होता है, तो ओके। ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग यू कैन सी, ज़्यादा नहीं देखना है, सीधा फिर प्रीवियस ईयर्स पे आ जाना है। प्रीवियस ईयर में जो दिया है बस वो करना है, ये बेकार की चीज़ें नहीं देखनी है। सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको प्रोग्राम्स इनका देखना है। सोशल सिक्योरिटी जो इंडिया में है वो क्या है, प्रोविजंस क्या है, तो ये मोटा मोटा आपको देख लेना। और प्रीवियस MCQs, तो इसमें प्रीवियस MCQs जो बढ़िया से दिए हैं ना, बस उतना कर लीजिए, ओके। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसमें एक्ट्स करने हैं इंपॉर्टेंट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ओके, इसमें एक्ट्स करने हैं। ट्रेड यूनियंस एक्ट क्या क्या रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक्ट्स पढ़ना है। इसमें कुछ समझ में ना आए, सिर्फ एक्ट्स पढ़ने हैं। जो जितना समझ में आ रहा है मोटा मोटा पढ़ लीजिएगा। पेमेंट, ये वेज सेटलमेंट एक्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर ही वो लेबर लॉज के ऊपर है, तो ये सारी चीज़ें, ओके। तो ओवरव्यू मैंने दे दिया है मोटा मोटा ये बुक का। ये MCQs ही कर लेंगे ना आप, तो भी मोर देन सफिशिएंट होगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह तो कर ही लोगे यार, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ओके। इसको ज़रा मैं बंद करती हूँ। एग्जाम की मोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। 2 चीज़ आपको जो याद रखनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, आपका साथ देगी, वो एक्यूरेसी और स्पीड होगी। एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि पता ही है 0.33 नेगेटिव है ना, तो वो आपको मेंटेन करके चलना है। और गेसिंग को आपने अवॉइड करना है, वो क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा जिनकी आपकी श्योरिटी नहीं रहेगी। करंट अफेयर्स मैंने जैसा कि बताया पास्ट 6 मंथ्स के करने हैं, आपके टिप्स पे होने चाहिए। रेस्ट 1 साल का आप देखिए, नवंबर 2022 से टिल डेट आपका जो भी है, राइट।
और इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको कवर करने हैं करंट अफेयर्स में वो लेबर इश्यूज़ के रिगार्डिंग कुछ आया था तो, या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। लास्ट मिनट रिविजन्स मैंने बताया IR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मैंने बुक बता दी, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। अब आपको सेफ स्कोर क्या लेके चलना है, एटलीस्ट 90+ अगर आप कर ले जाएँ तो आप सेफ साइड रहेंगे, नहीं तो 80 to 90 भी एक अच्छा आपको स्कोर रहेगा, आपको एक मतलब सेफ साइड में रखने का। तो ये मोटी मोटी बातें थी आप लोगों की इसकी EPFO एग्ज़ाम की, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो कैब, अच्छा वो कैब का भी रहेगा। वो कैब के केस में आप लोग अपना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये वगैरह सब देख लीजिएगा, थोड़ा एक्टिव पैसिव वॉइस देख लीजिए, है ना। वो कोई भी बुक, मतलब अगर बख्शी बुक है आपके पास, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। नहीं अगर समझ में आ रहा है रेनन मार्टिन उठा लीजिए, तो बेसिक कंसेप्ट सही है। कुछ नहीं समझ में SSC सीजीएल की कोई भी बुक उठा लीजिए इंग्लिश की, हो जाएगा। हाँ, इसमें इतना ज़्यादा नहीं है सोचने वाला, ज़्यादा सोचने वाले टॉपिक्स यही 5 हैं, ठीक है। 5 मतलब ऑडिटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये 5 ऐसे करती हूँ मैं। तो उसके लिए जो बुक मैंने अभी दिखाई है आपको YCT वाली, वो सफिशिएंट रहेगी। 4 दिन में बस बैठ के यही बुक लगा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। और 1 या 2 मॉक लगा लीजिए तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस EPFO एग्ज़ाम, है ना। अब इसके बाद हम रुक करेंगे अपने मेंस की स्ट्रेटजी के ऊपर। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं उसी पे कि मैम मेंस की स्ट्रेटजी बताइए अब क्या रहेगी PCS वाले के लिए, क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं। एक एक टॉपिक पे क्लैरिटी चाहिए उनको, GS1, GS2, GS3, GS4 पेपर का कैसे क्या करना है, कौन से क्या नोट्स हैं। कई तो ये भी पूछ रहे थे कि मेंस के लिए कोई कोचिंग ले लें या क्या क्या सारी चीज़ें क्या आप प्रेफर करेंगी, है ना। तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह के लिए तो वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। फालतू कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। EPFO का पेपर अगर दूसरी जगह गया ही है और आपका कोई और पेपर क्लैश नहीं कर रहा है तो चले जाइए देने। अगर PCS में नहीं हुआ है सिलेक्शन, हुआ है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जैसे बहुतों का भोपाल गया है सेंटर, बहुत बच्चों का, मेरा भी गया है, और इसी टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत बच्चों का गया है, तो आई एम ऑल्सो नॉट गिविंग, है ना। बट अगर आपके पास कोई और है नहीं एग्ज़ाम, कोई वो नहीं है, तो बिल्कुल देने जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर देने जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपकमिंग RO एग्ज़ाम आ रहा है, उस पर फोकस करेंगे, उसके लिए भी स्ट्रेटजी वगैरह पूछिए बच्चों ने, क्योंकि बहुतों का नहीं हुआ है PCS में, तो अब आगे उसी पे फोकस करेंगे। तो भीड़ तो उसमें जुटनी है, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, प्लीज़ मुझे मेल करिए, या मेरा टेलीग्राम चैनल एम सिविल सर्विसेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और बस अपना ध्यान रखिए, सारी चीज़ें अपना आप आराम से, जो भी है अपना आराम से अपनी पेस पे पढ़ते रहिए, ठीक है। गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अच्छे से खाइए पीजिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।